अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर इनकाउंटर्स कारगिल वार स्टोरीज़। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मैं कहा देखो सर, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नाम कमा के जाऊंगा या तिरंगे में जाऊंगा। ये जो आए ना पाकिस्तानी भगोड़े, ये साला 10,000 रुपए का बंदा है। मेरा सिपाही 10 करोड़ का है, उसकी यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे की, यहाँ पे पहली बुलेट। अपना जवान बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है अगर यू लूज अ सोल्जर इन यूनिफॉर्म। ये तो भगोड़े, इनका क्या है, तो आए मरने के लिए यहाँ। हाँ, तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि आज जो हमारे बीच एक पर्सनालिटी है, इन्होंने 40 साल इंडियन आर्मी को सर्व किया है, हमारे देश के लिए इन्होंने काम किया 40 साल। मेजर जनरल यश मोर सर, स्वागत है सर। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम तीनों को मिलके, है ना सर। आपकी जो एनर्जी है ना, हम में खुद एनर्जी आ गई सर। इतनी एनर्जी है सर आप में। पता नहीं कहाँ से, बट मैं जब ये कॉलेजेस वगैरह में जाता हूँ तो अनस्क्रिप्टेड होता है, तो मैं बच्चों की एनर्जी देख के मुझे एनर्जी मिलती है और मेरी एनर्जी से फिर मतलब वो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को मिलके इतना अच्छा लगा। कल परसों हमारी मीट पे वहीं से एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी, और जैसे यहाँ पहुँचे द वे यू रिसीव्ड अस, तो मैंने कहा हाँ यार, आज मज़ा आएगा। 1.5 घंटा गाड़ी में आए, लेकिन अब नाउ दिस 1.5 hours is going to be full of energy। सर आपकी एनर्जी ना कल वीडियो कॉल पे ही दिख गई थी मेरे को। हाँ मतलब जैसे आपने बात शुरू करी, मैंने कहा यार ये तो क्रेजी होने वाला पॉडकास्ट। सर जब आपके जैसे लोग आते हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई हमें भी थोड़ा समझदार लगना है। हम तो सर ऐसी नालायक से है और इतने बड़े लोग हमारे बीच बैठते हैं। सर इट्स एन ऑनर टू हैव यू। एंड सर टू स्टार्ट विद, मैं सबसे पहले आपको कश्मीर ले जाना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे सर्व करा, आपने एक ऐसी साइड कश्मीर की देखी है जो आम इंसान नहीं जानता। और हमने एक बात सुनी है कि कश्मीर की जनता और आर्मी के बीच थोड़ी सी अनबन रहती है, पथराव हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर भी हमारी इंडियन आर्मी उनके लिए काम करती है, उनका भलाई सोचती है। तो आप मुझे बताओ सर कश्मीर के बारे में कुछ। तो कश्मीर देखो, मसला तो बहुत पेचीदा है, ठीक है, मसला बहुत पेचीदा है और इसका कोई आसान हल भी नहीं। और हल इस टाइप का, जब भी इंसर्जेंसी जहाँ भी डिफीट हुई ना दुनिया में, मलेशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ये पॉलिटिकल प्रोसेस से हुई है। तो बुलेट इज़ नॉट एन आंसर, पहले तो मैं ये बता दूँ, बुलेट इज़ नॉट एन आंसर, ठीक है। लेकिन कश्मीर पे अगर बात करें हम स्पेसिफिकली, तो मैं कश्मीर में एज ए स्टूडेंट भी गया हूँ, मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे। मैंने कश्मीर को तब देखा जब कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। हम घूमते थे डल लेक पे और निशात बाग में, इधर उधर मस्ती में, पूरा मतलब लाल चौक पे, ये पूरा दिन घूमते थे। मैंने वो टाइम देखा है। और उसके बाद मैं पोस्टेड इन हुआ वहाँ। फिर मैंने जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई ना 89-90 में, आपको हैरानी होगी, मैं पुंछ में था। और पुंछ ना, हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और बिल्कुल कई बंकर ऐसे थे जैसे मैं और अपना एक दोस्त कैमरे वाला बैठा है सामने। मतलब वो हमने पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन देखी और बहुत टेंस सिचुएशन थी, बहुत फायरिंग होती थी, अपना बचाव भी करना पड़ता था और पाकिस्तानी मिल जाए तो ठोकना भी पड़ता था। मतलब उस टाइप की सिचुएशन थी। तो मैंने देख लिया था कि यार कुछ होने वाला। 89-90 में बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच वगैरह आते थे टीवी पे उनके। फिर अचानक आग लगी कश्मीर में, और ये मैं मानना चाहिए कि एवरीबडी वाज सरप्राइज, ठीक है। हमारी जितनी इंटेलिजेंसीज हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम सब सरप्राइज हुए क्या हुआ, अब हुआ, आग लगी। तो फिर कई दौर आए कश्मीर में जहाँ पर कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती थी, फिर काफ़ी नौजवान चले गए यहाँ से। 87 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उस इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों लोग नाराज़ होकर छोड़ के चले गए जो इलेक्टेड भी थे, जो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन अब मैं बात करूंगा मेरे जो कश्मीर में टेन्योर है उस पर बात करूंगा। मैंने नौकरी की 36 RR में, 36 राष्ट्रीय राइफल, ये जो गढ़वाल राइफल की यूनिट है। और ये इंडियन आर्मी की ना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब मैंने सर्व किया ना, दिस वाज मैं उस सर्विस में था। मतलब आज के ज़माने में तो कि आई वॉज नो लॉन्गर अ यंगस्टर, मैं ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था।
मेरी 16 साल सर्विस हो चुकी थी और मैंने फौज के जो एग्जाम होते हैं, स्टाफ कॉलेज, ये वो, विदेश रह गया, मतलब आई वॉज इन द टॉप ऑफ द लाइन की बात, सीओ बनने वाले उस स्टेज पे मैं गया। तो इसलिए भी मतलब मेरा काम बहुत मतलब मुझे गर्व देता है, या लोग कहते हैं यार सर 40 साल की एज में कर सकते हो तो 20 साल में क्यों नहीं कर सकते। तो एक पार्ट तो वो था। लेकिन जब मैं गया ना वहाँ, ये मैं सोच के गया था, देखो यार ये मेरे लिए लास्ट चांस है टू फाइट कॉम्बैट। इसके बाद यार जब सीओ वगैरह बन जाते हैं, ब्रिगेड कमांडर, फिर आप डायरेक्शन दे रहे हो, ये कर रहे हो, बट आप वेपन लेके नहीं लड़ोगे, ये लास्ट चांस है। तो मुझे याद है, मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे साउथ कश्मीर में, ये अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग से वहाँ जाते हैं, और मेरे सामने मेरे सीओ बैठे हैं और वो कहते हैं यार यश तुम इतने सीनियर रैंक में यहाँ आए हो, क्या कुछ तुम्हारा क्या करोगे यहाँ। मैं कहा देखो साहब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो नाम कमा के जाऊँगा या तिरंगे में जाऊँगा। हाँ। वो ना कहते हैं यार दोबारा बोला, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं सुना। अब टीवी पे ऐसी बातें होती हैं, पिक्चरों में होती है, हम एक्चुअल में आर्मी में ऐसी बातें हम करते नहीं, वी आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट एंड प्रोफेशनल। बट आई टोल्ड हिम दिस, मैं इतना इमोशनल था। मैं कहा सर या तो यहाँ काम करके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे। कहता यार तुम ना, अब मैं समझ गया हूँ, ही शूक हैंड्स विद मी, ही सेज यार यू आर वेरी सॉलिड। मैंने कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो, नाउ आई एम टॉकिंग, आई वाज वेरी सीनियर, आई वाज नेक्स्ट टू सी यू। मैं कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो जो सबसे टफ इलाका हो। कहते अच्छा, मैंने कहा सर आई एम एज फिट एज यंगस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ मैंने कहा मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ पर ना आपको इंफॉर्मेशन भी कम आ रही है, मिलिटेंट भी नहीं मारे जा रहे हैं, और उस कंपनी में या वहाँ पे ना अभी थोड़ा कोई अच्छे मतलब कुछ पुश की जरूरत है, मतलब जहाँ कुछ रिजल्ट लाने की जरूरत है आर्मी भाषा में जहाँ रिजल्ट चाहिए। हाँ। तो ही सेंट मी टू वन प्लेस, यू नो, कोकरनाग जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, कभी आप लोग घूमने जाना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ देखो कश्मीर पे तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ ना पहले 2-3 महीनों में, मैं सोते जागते देखता था जो वहाँ पे उस टाइम मिलिटेंट जिनके नाम थे ना, कि यार कोई मेरे सामने आएगा, मैं AK-47 निकालूंगा, मैं गोली चलाऊंगा और नाम होगा, जब ऐसे, बट ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। पहले 2-3 महीने ना मैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल अपने जवानों के साथ जंगलों में, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं कोई उग्रवादी मिले, कोई मिलिटेंट मिले और हम मारे और हम कहें जी हमने अपना पहला किल किया है। ये बड़ा प्राउड की बात होती है, पहला किल किया, बट ऐसा होता नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ इंटेलिजेंस कल्टीवेट करने की, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने के चक्कर में जो मेरी लाइफ कश्मीर की जो है, जितनी भी मतलब जो कुछ हुआ मेरी लाइफ में 18 महीने उसके बाद, वो सब हुआ जो कि मेरे माइंड में हमेशा था कि कुछ नया करना। पहले जो करके गए लोग, या जो मेरी सिखलाई है उससे हटके करना, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल। तो ये शब्द ना फॉलो नहीं है, ये मैंने जिंदगी में इन शब्दों को, इनका जो है एक्चुअली में होता देखा, इम्पैक्ट होता देखा। मैंने कहा यार ये वर्दी मिली है, इसकी शान ये है कि यार पहले तो मैं भारत का अच्छा एक नागरिक रहूं, कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं। तो जो हम कहानियां सुनते हैं, तो हमने ना बहुत, मैं इस चीज़ का, मैं अपने जवानों बोलता है किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी औरत पे नज़र नहीं डालनी है, हर बुजुर्ग को उनकी दुआएं लेनी। तो मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ा मिलता है, सोचो आपका ही बुजुर्ग है यार, गाँव के लोग, इनकी रेस्पेक्ट करो। अच्छा, बच्चों से मेरा बड़ा कनेक्शन था, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैंने वहाँ बच्चों के लिए मैं बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, और वो बड़े बड़े हो गया, अभी मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। हाँ, बहुत बच्चे अनंतनाग में और इस पूरे इलाके में, कुपवाड़ा, कश्मीर में बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, दे कैन रिलेट यार, अच्छा ये वही ऑफिसर है। तो मैं एजुकेशन की बात करता था, क्रिकेट की टीम मैंने ऑर्गेनाइज करी वहाँ, फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए, उनको प्राइजेस देने बच्चों को। तो फालतू की बातें नहीं, बट एक्चुअल वो। तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों में, आवाम में ना एक वो चला गया यार, ये बंदा, ये ऑफिसर बहुत सिंसियर है। तो उसका रिजल्ट जब शुरू हुआ ना काम, मैं बता नहीं सकता। हमने फिर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट्स को ठोका हमने, और उस दौरान मेरी टीम जो थी, मेरी एक स्मॉल टीम थी जिसको हम हेड हंटर्स कहते थे, उस टीम ने लश्कर तोयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी और जैश ए मोहम्मद, इन ग्रुप्स की सारी की सारी तंजीम कहते थे हम इनको, ग्रुप्स जो है इनको तकरीबन खत्म, सफाया कर दिया था साउथ कश्मीर से, उस इलाके से। इट वाज ह्यूज। लोग बात करते थे यार ये
36 RR, ये मोर साहब हैं, इनकी टीम है, लोग हमें बुलाते थे, हमें देखने आते थे, हमसे बातें करने आते थे, आर्मी में भी पूछने आते थे आप कैसे करते हो, हमसे ट्रेनिंग लेते थे। तो सर आप कौन सी गन यूज करते थे उस टाइम पे? AK-47। AK-47 से बेटर कोई वेपन नहीं। और वो खतरनाक। वेपन मैं बताऊं, सोते हुए भी बेड पे रहता था, कहीं भी जाओ हम AK-47 के बिना नहीं निकलते थे, कमरे से भी निकलना तो AK-47। that remained part of your body, it was part of your body। एंड फिर वो नहीं है कि आप ऑफिसर हो या जवान हो, भाई जब गोली चलेगी तो आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, और एज एन ऑफिसर डबल अपना भी रखना ध्यान, और ये भी देखना यार किसी जवान को ना लग जाए। क्योंकि मैं पता मैं क्या कहता था, मैं क्या देखो यार ये जो आए ना पाकिस्तानी भगोड़े, ये साला 10,000 रुपए का बंदा है, मेरा सिपाही 10 करोड़ का है। मैं कहता हूँ यार तुम 10 करोड़ का इंसान है, मैं कैसे एक फायरिंग में एक मिलिटेंट मार दिया, एक सिपाही गया। मैंने कहा ये तो यार बहुत ही पुअर रेशियो है। Exactly. मैंने कहा भाई तुम्हारी जान तुम्हें घर वापस भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, तुम सरकारी कर्मचारी, तुम्हारी पे है, पेंशन है, तुमको ट्रेनिंग दी गई है। मैं कहा ये क्या बंदा है यार, इसकी क्या वैल्यू है। सो ये भी था मेरा, और मैं आपको बता दूं मेरी टीम में सबसे प्राउड की चीज है नहीं कि हमने कितने लोग मारे, ये है कि मैंने एक सिपाही नहीं खोया, डिड नॉट लूज अ सिंगल। ये ठीक है भाई सर। ड्यूरिंग दिस अटैक। तो ये सब मतलब लोगों की दुआएं है ना, Exactly. लोगों के दिल जीतोगे तो यार फिर जो है ना काम अच्छा होता है, फौज का नाम होता है, देश का नाम होता है। सोशल मीडिया में ना बहुत देखा है कि आर्मी के लिए ना जो उनकी जो वेस्ट होती हैं, जो शील्ड्स होती हैं, वो सही क्वालिटी नहीं होती कि You are talking of bulletproof। हाँ, बुलेट प्रूफ जैक्स, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो ऐसा सच में होता है कि वो वीक होते हैं कि मतलब गोली। देखो ये मैं ना सोशल मीडिया में बहुत फालतू की चीज आती है, और वो लोग कमेंट करते हैं जिनको पता नहीं। सही एक चीज मैं बताता हूँ, ये मैं चाइना बॉर्डर पे तब चाइनीज को बताता था, और मैं जब बांग्लादेश में था, जब ऐसे बैठे ना वहाँ हम ऐसे कई बार पाकिस्तानियों के साथ बैठते थे, 3 पाकिस्तानी ऑफिसर थे, चाइनीज ऑफिसर, बांग्लादेश, सारे हम ऐसे बैठे हो, चाय पी रहे सब कुछ। मैं उनको एक चीज बोलता था, मैंने कहा यार जो भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एंड अलाउंसेस देती है ना, जो इक्विपमेंट देती है, कोई नहीं दे सकता यार। मैं मानना चाहिए हमारा देश उतना अमीर नहीं है, ठीक है, एंड ये वर्क इन प्रोग्रेस है, सरकार कोई भी रही हो, फौज के लिए सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इक्विपमेंट इंफीरियर है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, किसी ने जान करके नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी मैं तो अभी 50 साल से फौज देख रहा हूँ, एवरीबडी जिसकी जो भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आया अच्छा अपना किया, फौज को मान भी दिया है, सम्मान भी दिया है, और इक्विपमेंट भी दिया है, और देना भी चाहिए। और फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है देखो जिसने देश को बांध के रखा है। आप देखो 84 में क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, पंजाब में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो एवरीवेयर, अभी मणिपुर में, तो इट इज द आर्मी ना विच जिसको देख के लोग कहते हैं फौज आ गई है। हाँ। अब इस पे भरोसा है, पुलिस पे नहीं होगा, क्योंकि पुलिस में फिर भी उनको अपनी जात का, अपनी कम्युनिटी का, अपने उसका होगा, बट आर्मी मीन्स वी आर एब्सोल्युटली सेक्युलर, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। सही बात है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप बता रहे हो कि आप कश्मीर में या कहीं पे भी किसी भी बिलीफ को मतलब कॉमनर्स पे ज़्यादा वोट आउट नहीं करते थे, सबसे मिलके आप रहते थे, तो हिडन स्पाई भी ऐसे लोग ही निकलते हैं। तो आप कभी ऐसे मिशन पे गए हो, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आई है कि हिडन स्पाई है एंड यू हैव टू कैच हिम, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ मैं बताऊँ, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि अगर हम आज किसी को बोलें कि यार हम 6 महीने में हमने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज बनानी है, और जिस पे एक एपिसोड पे हमने लोगों के रोंगटे खड़े करने, तो इतनी चीज़ें हुई। बिकॉज हर रोज़ जो कश्मीर में था ना, हर रोज़ ऐसे लगता था हम कफन बांध के निकले, पता नहीं वापस आएंगे नहीं। एक तो एंगल ये होता था, दूसरा डायनेमिक इतना है वो एरिया कि जिस लोगों से आप मिल रहे हो यार, इनमें से कौन है जो इनके इन्फॉर्मर है, और कई लोग क्या है, सिचुएशन ऐसी है यार, वो हमारे लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। सर बता दो एक किस्सा आपके साथ कुछ हुआ हो बढ़िया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये मैं अक्टूबर 2001 की बात है, और मुझे खबर थी कि यार ये फलाना गांव है, और गांव के वो 3-4 गांव पहाड़ों में, तो वहाँ पे खबर मिलती थी, रेडियो से भी ऑपरेट करते थे लश्कर के, पता चल जाता था भी उनका नेटवर्क वहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी थी तब भी कि यार यहाँ पे ये पाकिस्तानी यहाँ से बोल रहा है या ये टेररिस्ट यहाँ से, तो हम जाते थे, मिलते नहीं थे। तो मैं बोलता ये छावनी है, ये लोग बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह, और जब इनको पता चलता फौज चलेगी तो ये निकल जाते हैं बाहर। तो एक बार रात को जो है मैं स्मॉल टीम में काम करता था,
मैं ये 30-40 लोग लेके नहीं जा, मैं 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बहुत रिस्क लेता हूँ, बहुत ज़्यादा। लोग कहते सर क्या कर रहे हो आप, कहीं एम्बुश हो जाएगा। मैंने कहा यार देख के जाएंगे, बट क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो जल्दी पता लगेगा उनको, तो कम लोग जाएंगे हम भी छुप सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, इनसे सीखा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखो टेररिस्ट को आप तभी मार सकते हो जब आप टेररिस्ट की तरह सोचोगे। यू टू थिंक लाइक हिम, वर्क लाइक हिम, ऑपरेट लाइक हिम टू किल हिम। अगर आप टिपिकल जो हमने आर्मी में ट्रेनिंग करी वो करेंगे तो यार इज मच फास्ट। वो 2-2 में घूमेंगे, जल्दी घूमते हैं, पहाड़ों में निकल जाएंगे, लोगों से यू नो मेल मिलाप उनका जो भी है, भाषा जानते हैं। तो एक दिन मेरे को था खबर कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है कि ये जो है काम करता है, इनकी आईडी कार्ड वगैरह बनाता है, इनके इस तरीके काम करता है। मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, लोग बहुत मतलब प्यार से भी खबर दे देते थे, यार मोर साहब को तो बता ही देते, ऐसे एनोनिमसली भी मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे, गले मिलते थे। ओके, इतना प्यार, मतलब लोगों का एक रिस्पांस था। तो बोला सर ये बंदा है थोड़ा खुराफाती है और इसके पास, तो हम आपको विश्वास नहीं होगा, हम उसके घर में घुसे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हमने नॉक किया। और तब ना मेरी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बड़ी थी और मेरी पूरी टीम को कोई पहचान नहीं सकता था फौजी हैं कौन। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, और ये बात अब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे भी लगता है ये सच में हुआ था या कैसे हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने टूटी सी कश्मीरी में पूछा भाई तुम कौन हो। तो हमें भी थोड़ी सी आती है, हमने लैंग्वेज वगैरह सीख ली थी। हमने कहा हम लश्कर के हैं और ऊपर से पीर पंजाल से आए, और हमारे जूते वूते देख कर समझ गए कि कहते जल्दी जल्दी आकर आओ। तो उसको नहीं पता ये फौजी, उसने सोचा कि ये तो हमने कहा भी ठीक आपके वो घर वाला का है। कहता वो तो जो है इस्लामाबाद से कल वापस नहीं आया। तो मेरा बंदा ऐसे देखे, मैं चुपचाप उसको बोलूँ मुझे पता है अनंतनाग को लोग इस्लामाबाद बोलते हैं लोकल उसमें जो अनंत। तो मैं तो वो समझ गई कि तो कहती वो आए नहीं है वहाँ से, और शायद लास्ट बस नहीं मिली होगी, वो वहीं पे रुक गया रात को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर यहाँ पे कोई और है जिसके पास हम रात को जा सकते हैं, हमें कुछ हथियार लेने, ये करना है कुछ। हमने ऐसे कहानी बनाई। कहती है मैं बुला के लाती हूँ कि एक और बंदा जो आपकी मदद कर सकता है। तो बुलाने गई, और हम अभी सोच रहे यार क्या होगा, बंदा कहीं वेपन लेके ना आ जाए या क्या करे। तो हमने प्रिकॉशन लिए हुए थे, 1-2 बंदे बाहर थे कि भाई वो सारा मतलब डिटेल में मैं नहीं जानता, बट मैंने आई डन ऑल प्रिकॉशंस। तो एक बंदे को लेके आई, उसी का कोई ब्रदर वगैरह, उसको बहुत तेज बुखार था और उसने दांत निकलवाया था, तो वो बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं चल सकता हूँ आपके साथ, फलाने घर में आप 1-2 दिन रुक सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मैं चलूँ। मैंने कहा नहीं तुम रुको, हमें घर दिखा दो। मैं कहा कहीं इसको फिर मतलब भी हम एक पूरे, आप सोचो कश्मीर में घर कैसे ना, यहाँ घर है, फिर ऊपर है, बीच में मक्की की वो लगी हुई है, फिर नाला आ गया, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ है। और रात का टाइम है, इस टाइम अभी रात के 3:30-4 बज गए, और हमें ये लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो फिर हमने औरत को बोला ठीक है आप चलो, उसको बोला हम उस घर की तरफ चलने लगे। वहाँ हमने नॉक किया, तो फिर बंदा एक निकला बाहर। कहता है, हमने कहा उसका नाम लिया जिससे, कैसा ऐसा है। कहता हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी तो दिन निकलने वाला है, अब क्या करें। कहता भी ऐसा है, ये फौज का आने का टाइम 1 बजे होता है, तुम लोग जो है वहाँ चले जाना, वहाँ हम तुम्हारे लिए सुबह का जो है खाने पीने का पहुँचा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हथियार वगैरह। कहता नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। तो हम वहाँ से निकले। मैंने कहा भैया चलो वापस अब चलो वापस, कम से कम पता तो लग गया कि जब हम नहीं होते हैं तो लोगों का कैसे रिस्पॉन्स होता है, लोगों का इनके तरफ कैसे रिस्पॉन्स होता है और किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कौन कौन लोग हैं। बट मैंने इनमें से किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को। गॉट द इन्फॉर्मर, आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मर, पता लग गया मुझे ऐसे काम होता है। फिर हमने उस इंटेलिजेंस को यूज किया और उस तरीके से हमने काम करना किया। और उस इलाके में ना, जिसको हम छावनी कहते हैं, हमने शायद अगले 4-5 महीने में 6-7 बड़े बड़े लोगों को ठोका। ऐसी जगह जो वो कभी सोच नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ फौज, और इस टाइम पे कोई मारेगा हमारे को, झाड़ी से निकल के एक बंदा निकलेगा और हमें मतलब जो है ना, इतने हमने जबरदस्त किल्स किए वहाँ पे। एक तो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर का, अबू माविया, उसकी यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे, यहाँ पे पहली शॉट, दूसरी यहाँ हेडशॉट, और बंदा नीचे गिरा, पट से हेडशॉट, पट बिल्कुल निकल गया। तो हमने बिल्कुल तरीका चेंज कर दिया काम करने का, ऑपरेट करने का।
मतलब वो जो दौर था ना बहुत एक्साइटिंग। सर अगर मैं पूछूं आपने या फिर आपकी टीम ने टोटल किल्स कितनी करी है? ये देखो था हमारा कोई 35-40 के आसपास फाइनली, मतलब जो हमारे ऑपरेशंस, कुछ जॉइंट ऑपरेशन, कुछ हमारे ऑपरेशंस मिला के हमने वो किया। बट बेस्ट पार्ट क्या थी कि हमने जो वी कुड टेक आउट सम टॉप गाइस। एक बंदा था बहुत फेमस यार, बहुत फेमस था, उसको डिविजनल कमांडर कहते थे। मैं नाम मेरे को याद आया तो बताऊंगा उसको। वो डिविजनल कमांडर था और वो उसके बारे में खबर ये थी कि सर ये कभी बाइक पे रहता है, कभी सूमो पे रहता है, कभी घोड़े पे रहता है और पिस्टल लेके रहता है, कभी कभी कोई वेपन भी नहीं होता उसके पास। ही वॉज डिविजनल कमांडर ऑफ हरकतुल जिहाद इस्लाम। ये बहुत टेरर ऑर्गेनाइजेशन था तब, आजकल मुझे पता नहीं इसका वजूद क्या है, शायद खत्म हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो है डिविजनल कमांडर में पूरा J&K वगैरह का बॉस था। उसको हमने एक ऐसे डेयरडेविल ऑपरेशन में ठोका, मैं बता नहीं सकता, कि लोग हैरान हो गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी और मुझे कहां से दिल्ली से फोन आए कि मेजर मोरे कैसे किया आप लोगों ने, बताना जरा ये, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू गेट दिस गाय, हाउ डिड यू गेट दिस गाय। उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउड था? क्योंकि जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, जिन्होंने वो पूरा इंचार्ज लिया, उनके फेसेस ढके होते हैं, उनके नाम रिवील नहीं होते। क्या उस टाइम आपको पब्लिकली रिवील कर देते थे? तब जो है ये सब नहीं था यार, ना तो सोशल मीडिया था, ना ये इस टाइप की चीजें हुई थी और ना ही इंटरनेट था, ये सब कुछ था ही नहीं, नन ऑफ दिस वाज देयर। बट देखो वो हमारा काम था, टू हाइड आवर इंटेंट एंड आवर आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे लोग बहुत जानते थे। तो जो मैं ऑपरेशन करता था दूर जाके करता था, 20-30-40 किलोमीटर यार, पूरी रात चलना। और मैं बता रहा हूँ ऐसे मौसम में चलना कि क्या होता है ना, जब सर्दी में चलते हो ना, अब तो जैकेट वैकेट पहने, बॉल खुला हुआ, ये वो, ठंड, ग्लव्स वगैरह, 2 सॉक्स पहनी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, बट 15-20 मिनट के बाद पसीना शुरू है। फिर आप ये उतारो, फिर ये उतारो, फिर आप 25-30 किलोमीटर जाके, अगर आप जाके रुक गए एक जगह पे और आपने वहां एम्बुश में बैठना है, आपको खबर है कि यार यहाँ से निकलेंगे, वो पसीना ना बर्फ बन जाता है। और वो जो रीढ़ की हड्डी में जो ठंड लगती है ना, मैं बताता हूँ, कोई वो खुद ही एक्सपीरियंस करना होता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ऐसे जाना, फिर 5-6 घंटे बैठना, फिर दोबारा ठंड लगनी शुरू होती है क्योंकि पसीना बर्फ बन गया। तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब सुबह के आप जो मॉर्निंग की हमारी रूटीन है वो नहीं कर सकते आप टाइम पे, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है, बहुत पैशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। ना कोई कैमरा है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई देख रहा है, ये सिर्फ सिंगल माइंडेड पैशन है टीम का और टीम लीडर का। और इसका कोई ऊपर से भी ऑर्डर नहीं आता कि आप करो, दिस इज मोस्टली सेल्फ इनिशिएटिव। अच्छा सर, आप रात भर चलते थे, आप बता रहे हो, तो आपके साथ फौजी हुआ? अच्छा, वो नाम याद आ गया। हाँ बताओ। नाम था खालिद बसरा। खालिद बसरा, एंड he looked like a film star. He looked just like a, ऐसे इतना हैंडसम। उसकी जब हमने उसको किल किया तो फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी, कैन यू बिलीव, फ्रेंच बियर्ड। और अभी भी मुझे याद है जब हमने उसको किल किया, हमने उसको टर्न किया, उसकी बॉडी को हमने देखा, तो एक गांव वाले ने हमें कंफर्म किया, क्योंकि देखो हम जब मिलिटेंट मारते हमें क्या पता कौन है, हमें क्या पता बेवकूफ कौन है। हमें शाम को जब टेररिस्ट नेटवर्क ओपन होता था ना, तब पता चलता, क्योंकि तब ना वो शाम को इनके नेटवर्क चलते थे, कमेंट्री देते थे, खराज अकीदत, उसको ऑबिचुरी कहते थे, हमारा एक शहीद हो गया वहाँ फौज ने, उसका नाम ये था, पाकिस्तान में ये गांव था, उसके वालिद का ये था। उससे हमें पता चलता था बंदा कौन मरा है, एक्चुअल नाम क्या था, नहीं तो सब सूडो नाम लेके रखते। तो खालिद बसरा को जब हमने टर्न किया तो गाँव वाला कहता है, सर ये तो खालिद बसरा है। मैंने कहा पक्की बात है? कहता है सर 100%। मैंने कहा ऊपर बता दो, आपने भी करा होगा ये ले कुछ बढ़िया काम। ये कैसे हो गया? और कोई प्लान नहीं था, प्लान कुछ और कर रहे थे, और दिन में मारा, आई थिंक 10, 10:30, 11 बजे, जब बीच में खालिद बसरा आ गया। सो इफ यू आर इनोवेटिव, इफ यू आर अनप्रेडिक्टेबल, और थोड़ा गट फीलिंग है, थोड़ा पैशन है, तो फिर मतलब पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। सर आप बांग्लादेश में भी रहे हो सर, वहाँ पे सर कैसी सिचुएशन थी? आपने इंडियन आर्मी को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। यार वो ना बहुत पीयूष बढ़िया मौका था कि विदेश में, बांग्लादेश विदेश है हमारे लिए, वहाँ जाना।
और वहाँ हमारा 1 साल का कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज होता है, बहुत टफ सिलेक्शन से होता है, ऐसे नहीं कि नाम किसी ने भेज दिया। सो आई टू अंडरगो अ प्रॉपर इंटरव्यू एंड ऑल। तो मैं ढाका गया, तो इनफैक्ट कश्मीर से सीधा ढाका गया मैं सीधा कश्मीर से ढाका, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या तो वहाँ गए, तो वहाँ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, बाकी नेबरिंग कंट्रीज के ऑफिसर्स हैं। और पाकिस्तान के उस कोर्स में 3 ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी और 1 नेवी का ऑफिसर था। अच्छा। तो कंपटीशन बहुत होता है। पहली बार आप यूनिफॉर्म में, उन्होंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप इंडिया पहने हुए हो, और एक फॉरेन कंट्री के अंदर वो कंट्री जो आपने लिबरेट करी है, और वहाँ ना आप पे बहुत फोकस होता है, सब दूरबीन से इंडियन आर्मी ऑफिसर को उसकी सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मैं अपने बेबाक स्टाइल वही जो कश्मीर में था। हाँ गाइस, तो इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे, तो ऐसे बहुत बांग्लादेश लंबी वीडियो हो जाएगी। बांग्लादेश वाला भी ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले सर की अगर लाइफ देखी जाए भाई, इधर कश्मीर साइड या उन्होंने ये जो मिशन कंप्लीट किए ये काफ़ी ख़तरनाक थे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो इधर बताया जाता है वो RR का नाम भाई, राष्ट्रीय राइफल जो है ना, इनका बताया जाता है कि सीधी सर में गोली मारना भाई। और आज हमने सर को देखा, सर की बातें सुनी हैं, वाकई भाई जज्बात होता है सर के जो फौजी होते हैं भाई उनके अंदर। आप देख लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे ऐसे किस्से बताए, लेकिन जो स्टार्ट में उन्होंने बताया था ना कि जब वो गए थे वहाँ पर उनकी भाई ड्यूटी लगी थी, तब जाकर वहाँ के लोकल जो हैं उनके साथ इतना फ्रेंडली हो जाना, बच्चों के साथ इतना होना भाई कि बच्चों के साथ अपना गेमें उनकी करवाने, उनको प्राइज़ देने, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि फ़ौजी के कोई ऐसे होते हैं कि उनके भाई माइंड में ऐसा होता है कि कुछ बंदा नया करे, क्योंकि पहले तो बहुत करके गए हैं ये चीज़ें, तो वो सर नहीं कोई डाउट नहीं। आप सर की अभी भी सेहत देख लें, फिट फाट है भाई, जैसा मतलब कि इस उम्र में तो बिल्कुल यार, बहुत चल भी नहीं सकता, छात्र माइंड है सर का। देख सर मतलब कि एक फिट है, और एक पता चलता है कि वाकई भाई जवानी के किस्से काफी बड़े बड़े थे। नहीं, पैशन बहुत बड़ा है ना, आप देख लो उसके पीछे एक बहुत जज्बा आप कह लें जिस तरह लेकिन ये कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन किए हैं या जहाँ पे इन्होंने ड्यूटी की है कश्मीर के अंदर, वो कोई एक आसान काम नहीं है, वो बहुत एक टफ जो है ना वो एक इलाका है। क्योंकि अब तो खैर वहाँ पे काफ़ी जो है ना सूरत हाल बेहतर है, जिस दौर में इन्होंने किया ना उस वक़्त तो भाई ऐसा सीन था ना, आप सोच ही नहीं सकते। तो वहाँ पे जो है ना वो काम करना किसी भी अफसर के लिए जो है ना वो टफ था। लेकिन इस तरह के लोग जो है ना जब वहाँ पे गए हैं तो इन्होंने विद पैशन आप कह लें, या जिनका जो है ना वो पैशन यही था कि हमने जो है ना वो वहाँ पे अमन लेके आना है, और हर हद तक जो है ना वो गए हैं। तो उनमें भी सर भी शामिल हैं, और जिस तरह वो बता रहे हैं कि भाई वाकई उन्होंने बहुत कमाल के काम किए हैं। क्योंकि ये एक जज्बा होता है, एक मतलब एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खैर पीछे पता ही नहीं होती, और आगे जो है ना जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बंदा कर रहा होता है वो एक बहुत बड़ा टफ होता है। लेकिन भाई उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो एक्सप्लेन किया। लेकिन ये कि उनका जो वो उन्होंने रात वाला वाकया बताया ना कि जब उन छोटी छोटी दाढ़ी थी तो बस हम चले गए, ऐसे ही निकल गए, टीम छोटी सी होती थी, 2 बंदे पीछे 3 हम, ये चीज़ है उस वक़्त। तो ये चीज़ें भाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक बंदा हिल जाता है कि भाई ऐसा काम करते हुए, क्योंकि आप देख ले कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, जान भी जा सकती है, ये चीज़ें आप देख ले। ऐसे स्टेप लेने के लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, एक उनमें घुल मिल जाना, और उनकी मतलब के पता चल जाता है ना कि हम इस रूम में या इस दिशा में। क्योंकि आप देखो ना, एक जो मतलब के एक जसूस होते हैं वो ये नहीं कि अगलों के ही होते हैं, अपने खुद के भी होते हैं, उन्होंने भी एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, उनका भी एक मतलब के एक बोल चाल होता है उनके साथ, और वो मतलब के आपस में जसूसी करते हैं। तो उससे एक काफ़ी जैसे सर बोल रहे थे कि मिलते मिलते पर्ची मतलब के जेब में डाल देते थे और पता चल जाता था पूरे प्लानिंग का। तो इसी बात है, देखो ना वहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना उनका एतमाद जीतना होता है। तो वो हर कोई बंदा कामयाब नहीं होता, तो उसके लिए बहुत सारी तगोदो करनी पड़ती। जिस तरह वो कह रहे थे कि मैंने बच्चों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ एक अच्छा जो है ना उनको उनके साथ जो है ना टाइम गुजारा, या उनको एक एतमाद में लिया कि हम जो है ना वो आपकी बेहतरी के लिए ही हैं। और ज़ाहिर बात है हर बंदा थोड़ी ही एक जैसा होता है, कुछ लोग जो है ना वो वहाँ पे ऐसे थे जो कि मतलब उनसे तंग भी थे। जिस तरह उन्होंने खालिद बसरे वाली बात बताई, तो बसरा यहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक किस्म की कास्ट है। और इधर जो है ना वो हमारे भी एक जो है ना वो बसरा था, उसका नाम नासर था,
उसने भी बड़ा अंत मचाया हुआ था, लेकिन एक टाइम आया कि उसको जो है ना वो फिर पुलिस वालों ने जो है ना वो भेज दिया, निपटा दिया। हाँ निपटा दिया। तो ये चीज़ें, लेकिन ये कि नहीं वो वाकया काफी एक मतलब खतरनाक था कि सारे मिशन और पर थे, लेकिन बसरा बीच में चलता चलता शायद वो उधर बसरे के दिन कम थे और आखिरी पल बसरा चिल मारता आ गया उधर। लेकिन अच्छी वीडियो थी, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, एक बहुत प्यारी प्यारी बातें। लेकिन ये कि जो बांग्लादेश वाला है ना भाई पार्ट, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट वो देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।